दोस्तों, आज एक दिलचस्प स्टोरी लेकर आया हूँ रफी साहब की आपके लिए। पहले ये गाना सुनिए दोस्तों, और उसके बाद मैं स्टोरी सुनाता हूँ। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। सुना दोस्तों आपने ये गीत किस फिल्म का था आप सोच रहे होंगे। तो ये गीत था फिल्म राजकुमार। इसमें बहुत ही दिलचस्प एक नोकझोंक हुई थी आशा जी और रफी साहब के साथ, क्योंकि आज 24 दिसंबर है, रफी साहब का बर्थडे है। पूरी दुनिया में रफी साहब का बर्थडे मनाया जा रहा है। उनके चाहने वाले आप हम पूरी दुनिया में रफी साहब का बर्थडे मना रहे हैं। तो उसी के शुभ अवसर पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको रफी साहब की एक दिलचस्प स्टोरी आपके सामने पेश की जाए। वो स्टोरी ऐसी है दोस्तों, जब ये गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैंने आपसे कहा कि आशा जी और रफी साहब की नोकझोंक हुई थी इस गाने में। वो क्या चीज को लेकर नोकझोंक हुई थी दोस्तों, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसके बोल थे, गीत के बोल थे, हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों में चलते रहे। और बड़ा ही सहमा हुआ जज्बाती गीत है। और ये माहौल जो क्रिएट किया गया था, आज के दौर में देखते होंगे ये बहुत सेक्सी अंदाज में गीत को गाया जाता है, लेकिन रफी साहब से सीखिए दोस्तों। आज के दौर के सिंगरों से मैं कहना चाहता हूँ कि उस टाइम में 1964 की फिल्म है राजकुमार। डायरेक्टर साहब ने कह दिया था, म्यूजिक डायरेक्टर ने, कि उनको ऐसा गीत गाना है। तो रफी साहब बोले मैं मेरे अंदाज में गा दूं ये गीत। बोले जी आप गाइए आपके अंदाज। किस तरीके से रफी साहब ने इस गाने में फीलिंग डाली थी वो आप थोड़ा सी टुकड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं बता सकता। और वो जो नोकझोंक हुई थी, किस बेस पर हुई थी, किस बातों को लेकर हुई थी, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। कि गाने की रिकॉर्डिंग हुई और रफी साहब ने एकदम अपना सुर चेंज कर दिया। यानी वो मध्यम पे थे तो वो एकदम टीप पर चले गए। आप देखिए दोस्तों ये टुकड़ा, आपको लगेगा नहीं कि ये रफी साहब गीत गा रहे हैं। तो वहीं पर जब रिकॉर्डिंग होने के बाद आशा जी और रफी साहब को उन्होंने आवाज दी कि रुकिए जरा यहाँ पर। तो रफी साहब का काम ये था कि गीत की रिकॉर्डिंग होती थी और डायरेक्ट अपने घर चले जाया करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि कहीं पर भी कोई भी एक ग्रुप में जब भी कहीं प्रोग्राम होता है या फिर रिकॉर्डिंग होती है, कि वो रिकॉर्डिंग होने के बाद कुछ आधा घंटा 1 घंटा वहां पर बैठते थे, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये गलत गाया ये सही गाया। रफी साहब वो चक्कर में नहीं पड़ते थे कि किसने कैसा गाया किसने क्या गाया। यानी वो अपने काम से काम रखते थे, गीत को गाया, पेमेंट मिला नहीं मिला, वो अपना घर पे चले जाते थे। उनको घर से बहुत ज्यादा लगाव था, प्यार था अपने बीवी बच्चों से। जब आशा जी ने उनसे नोकझोंक करने की कोशिश की रफी साहब से, तो रफी साहब ने कहा कि 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पर बहस करने से बेहतर है कि हम म्यूजिक डायरेक्टर के पास चलते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। बोले नहीं, आप यहीं पर बताइए क्यों आपने ऐसा किया। यानी मैं तो एकदम घबरा गई कि ये कैसे सुर चेंज हो गया एकदम। मैं भी खुद मुश्किल में पड़ गई थी। रफी साहब ने बड़े ही नरम लहजे में उनसे कहा कि हमारी बहस करना फजूल है, हम चलते हैं डायरेक्टर के पास और उनसे कहते हैं कि ये जो गाना आपने दिया था और रफी साहब ने ऐसा गाया, तो आपका क्या ख्याल है। तो वो जाते हैं डायरेक्टर के पास। आशा जी बोलती हैं कि इन्होंने कैसे गीत गा दिया, आखिरी में एकदम सुर को छोड़ के और बहुत ही ऊंचा सुर लेके चले गए। तो ये क्यों ऐसा किए, क्या आपने कहा था उनसे। बोले हाँ, मैंने उनको फुल अथॉरिटी दी थी कि रफी साहब जिस तरीके से ये गीत का शमा बहाना गया है, उस माहौल के हिसाब से आप गीत को भी क्रिएट कीजिए। क्योंकि रफी साहब गीत के क्रिएटर हुआ करते थे, यानी गीत को खुद बनाते थे। म्यूजिक डायरेक्टर ने तो लिख के दे दिया उनको, और लेखक ने लिख के दे दिया, शायर ने, कि ये गीत गाना है। लेकिन रफी साहब गीत को क्रिएट करते थे, गीत को बनाते थे कि किस अंदाज में मुझको गाना है। वो तो साधारण एक बता देते थे, लेकिन ये अपने तरफ से उपज करते थे नई चीज डाल के, और ये चीज देखने को मिली। और वहीं पर आशा जी शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि सॉरी रफी साहब, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रफी साहब कुछ भी करते थे तो उनकी एक अदा बन जाती थी और वो अच्छा लगता था, जमाने को अच्छा लगता था, डायरेक्टर को अच्छा लगता था, हम सुनने वाले को अच्छा लगता है। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।